हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 16th पार्ट, ओके, यानी कि भाग 16। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। हालांकि चैप्टर कंटेंट तो कंप्लीट हो गया था, ओके। चैप्टर के बाद हमारा क्या आता है, शमरी पोर्शन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आज हम वो शमरी, ठीक है, सारांश, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो शमरी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो डिस्कस करेंगे, यानी कि अध्याय सारांश वनस्पति जगत, यानी शमरी ऑफ द प्लांट किंगडम। चलिए, सबसे पहला आता है शैवाल यानी एल्गी। प्रमुख लक्षण, मेन फीचर्स में जानते हैं एल्गी के मेन फीचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं कि आखिर मेन फीचर्स में क्या क्या आते हैं, तो जो एल्गी होता है, एल्गी का आपने फर्स्ट में वीडियो भी आपने देखा होगा कि एल्गी क्या होता है, ओके। तो उसी में हम यहाँ पे बताते हैं कि एल्गी जो है हमारा, वो बहुत ही मतलब सबसे सरल पौधा है, ठीक है, जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए ये स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और इनका जो शरीर है वो मीन्स थैलॉइड होता है, ओके, यानी कि इनमें जड़, तना या पत्ती जैसी अलग अलग संरचनाएं नहीं होती है, ओके। और ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, जैसे कि मीठे पानी में हो गया स्पाइरोगाइरा, और खारे पानी में सरगैसम। आकार भी बहुत भिन्न भिन्न होता है, वॉलवॉक्स जैसी सूक्ष्म कॉलोनियों से लेकर केल्प्स जैसे विशाल शैवाल तक। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इनमें विभिन्न रंगों के वर्णक पाए जाते हैं, हरा, भूरा और लाल, ठीक है। उसी प्रकार से इसका ये क्लासिफिकेशन भी किया गया था, रेड एल्गी रोडोफाइसी, ओके, ब्राउन एल्गी फायोफाइसी एंड देन ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। तो वही यहाँ पर लिखा भी है, प्रमुख लक्षण में दिया हुआ है कि शैवाल जो है, एल्गी जो है, वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होते हैं, थैलसाब होते हैं, ठीक है, थैलॉइड होता है वो, और स्वपोषी पौधे होते हैं। ये मुख्यतः जलीय यानी एल्गल होते हैं, मीठे और खारे जल दोनों में पाए जाते हैं। आकार में अत्यधिक भिन्नता होती है, वॉलवॉक्स, ठीक है, कॉलोनियल से ले केल्प जो कि जायंट एल्गी है, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा से लेके बड़ा तो होता ही है, साइज तो होता ही है, इसका शेप भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, केल्प्स बहुत बड़ा हो जाता है, तो आकार में भी बहुत भिन्नता होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है और इसमें वर्णक भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। भोजन कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः स्टार्च या मैनिटॉल के रूप में संचित रहता है। चलिए आगे देखते हैं जनन के प्रकार। अब यहाँ पे आप समझिए, जब हम जनन की बात करते हैं कि एल्गी में किस प्रकार का जनन होता है, तो जनन जो है रिप्रोडक्शन, तो शैवाल में तीनों प्रकार के जनन होते हैं, यानी कि कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन में क्या होता है कि थैलस का कोई हिस्सा अलग होकर नया पौधा बन जाता है। अलैंगिक जनन बीजाणु यानी जूअस्पोर्श से होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है, जो 3 रूपों में पाया जाता है, समयुग्मकी आइसोगेमी, असमयुग्मकी अनआइसोगेमी, और विषम युग्मकी यानी ooगेमी। तो यह निषेचन जल की उपस्थिति में होता है और शैवाल को 3 प्रमुख वर्गों में बांटे गए हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी में। वही यहाँ पर है कायिक जनन कैसे होता है, तो थैलस के विखंडन से। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा। लैंगिक जनन की बात करें तो युग्मकों के संलयन से। यह समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी हो सकता है। अधिकांश में जल की उपस्थिति में निषेचन होता है। प्रमुख वर्ग इसमें है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये प्रमुख लक्षण इसमें आ जाते हैं। ब्रायोफाइट को जल स्थलचर पौधे कहा जाता है। ये मिट्टी पर उगते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल आवश्यक होता है। पादपकाय थैलशाब या पत्तीदार होती है। वास्तविक जड़, तना या पत्तियां नहीं होती है, बल्कि मूलाव, तनाव, पत्राव जैसी संरचनाएं होती है। इनका मुख्य पौधा गेमिटोफाइट होता है, ओके। तो ये जब हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो उन्हें क्या जल स्थलचर पौधे कहा जाता है। ये जो होते हैं ना, वो मिट्टी पर उगते हैं, लेकिन देखिए इनका जो लैंगिक जनन जल की उपस्थिति में ही होता है, ओके। मिट्टी पर उगते जरूर है, लेकिन जो इनका लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो जल की उपस्थिति में ही होता है। इनका शरीर या तो थैलस जैसा होता है, जैसे कि मार्केंशिया का, या फिर पत्तीदार जैसा, जैसे कि फिनेरिया का। इनमें क्या होता है, वास्तविक जड़, तना या पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि मूलाव यानी कि राइजोइड्स, तनाव यानी कॉलॉइड्स जो होते हैं, और पत्राव यानी फाइलॉइड्स। तो इन सभी जैसी संरचनाएं होती हैं, और इनका जो मुख्य और दीर्घजीवी चरण होता है वो गमीटोफाइट होता है, ओके। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है जनन एवं जीवन चक्र के बारे में। देखिए,
मेल गमीटोफाइट जो होता है उनमें पुंधानी यानी एंथेरिडियम बनती है जो शुक्राणु उत्पन्न करती है। और मादा गमीटोफाइट यानी फीमेल गमीटोफाइट में स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनियम बनती है जो कि अंडाणु उत्पन्न करती है। और होता यह है कि जल की सहायता से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं और निषेचन होता है। फिर निषेचन के बाद जो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है जो गमीटोफाइट पर आश्रित रहता है। ओके, निषेचन के बाद जब जाइगोट बना तो उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। फिर गमीटोफाइट पर वो आश्रित रहता है, यानी जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गमीटोफाइट पर। और ब्रायोफाइट्स के दो प्रमुख समूह भी हमने पढ़े, लीवरवर्ट्स और मॉस। वही यहाँ पर लिखा है, नर लैंगिक अंग होता है पुंधानी यानी एंथेरिडियम जो कि शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। फीमेल लैंगिक अंग, मादा लैंगिक अंग जिसे हम बोलते हैं स्त्रीधानी, वो आर्चिगोनियम होता है जो कि अंडाणु उत्पन्न करता है। निषेचन जल की उपस्थिति में होता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। फिर युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है जो कि गमीटोफाइट पर आश्रित रहता है। ब्रायोफाइट में दो मुख्य समूहों में आता है, लीवरवर्ट जो कि मर्केंशिया है और मॉस जो कि फ्यूनेरिया और स्फैग्नम है। चलिए आगे देखते हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के प्रमुख लक्षण अब हम जानते हैं कि आखिर टेरिडोफाइट्स क्या है। टेरिडोफाइट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। देखिए, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें सबसे पहले संवहनी ऊतक पाए गए हो, यानी कि वास्कुलर टिश्यूज, इसलिए इन्हें स्थल पर रहने वाले पहले सच्चे स्थलीय पौधे भी कहा जाता है। इनमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं। मुख्य अवस्था स्पोरोफाइट की होती है जिसमें कि वास्तविक जड़, तना और पत्तियां उपस्थित रहती हैं। पत्तियां आकार में छोटी यानी कि माइक्रोफिल या बड़ी भी हो सकती हैं, मैक्रोफिल भी हो सकती है। इसकी जो बीजाणुधानी में मियोसिस से बीजाणु बनते हैं। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है, स्थल पर उगने वाले प्रथम संवहनी पौधे वास्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। स्पोरोफाइट प्रमुख अवस्था है जिसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती है। पत्तियां लघु पर्ण यानी माइक्रोफिल या बहुत पर्ण यानी मैक्रोफिल हो सकती हैं। बीजाणुधानी से मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। अब आते हैं जीवन चक्र एवं जनन के बारे में। बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथैलस यानी गमीटोफाइट बनाते हैं। गमीटोफाइट में पुंधानी व स्त्रीधानी दोनों बनते हैं। निषेचन के लिए पानी आवश्यक हो जाता है और निषेचन के बाद युग्मनज से नया स्पोरोफाइट बनता है। प्रमुख वर्ग की बात करें तो आता है लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा, एक्विशेटम, ठीक है, और टेरोप्सिडा। ये सभी आपने पढ़े भी थे। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिवीजन में, ठीक है, रिवीजन पोर्शन में, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। यानी कि बीजाणु जो है वो अंकुरित होकर एक छोटा हरा स्वतंत्र प्रोथैलस यानी कि गमीटोफाइट बनाते हैं। इस पर पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों उपस्थित होते हैं और निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। इसीलिए क्या होता है, टेरिडोफाइट्स आंशिक रूप से अब भी जल पर निर्भर है। निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट से नया स्पोरोफाइट बनता है और ये सब उदाहरण यहाँ पर दिया ही है। आगे देखते हैं, आगे आता है जिम्नोस्पर्म्स। प्रमुख लक्षण में क्या है, ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय से ढके नहीं होते हैं, अनावृत बीज होते हैं। पौधे वृक्ष या झाड़ियां होते हैं, साइकस, पाइनस, शेड्रस, एफेड्रा। विषम बीजाणुता पाई जाती है, लघु व बृहद बीजाणु। नर व मादा बीजाणुधानी शंकु पर पाई जाती है यानी कोन्स पर पाई जाती है। पत्तियां सुई नुमा मोटी क्यूटिकल युक्त होती हैं, जल हानि कम होती है। ओके, यहाँ पे देखिए, जब हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो इनका अर्थ है अनावृत बीज वाले पौधे। इनमें क्या होता है कि बीजांड अंडाशय से ढके नहीं होते हैं, इसीलिए इनके बीज खुले होते हैं। और ये मुख्यतः क्या, हाँ, पेड़ हो गया या फिर झाड़ियाँ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया साइकस, पाइनस, ठीक है, सिड्रस। इसमें विषम बीजाणुता देखी जाती है यानी हेट्रोस्पोरी। लघु यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स इसमें दोनों बनते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें नर और मादा बीजाणुधानी शंकुओं पर स्थित होते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें नर और मादा बीजाणुधानी की, तो वो किस पे, शंकुओं पर स्थित होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है, पत्तियां जो होती है वो मोटी होती है, सुई नुमा होती है और क्यूटिकल युक्त होती है, ताकि क्या हो, जल की हानि कम हो सके। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है जनन एवं निषेचन के बारे में कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में देखिए, नर शंकु, ठीक है, मेल कोन जो होता है उनमें लघु बीजाणु बनते हैं जो परागकण यानी पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। मादा शंकु की बात करें यानी फीमेल कोन की बात करें तो उनमें बृहद बीजाणु बनते हैं जिनसे कि अंडाणु उत्पन्न होता है। परागन क्या होता है, परागन हवा द्वारा होता है और परागकण से परागनली बनती है जो कि अंडाणु तक पहुंचती है।
यहाँ निषेचन जल से स्वतंत्र होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा विकासात्मक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ जो निषेचन होता है वो क्या है, उसमें वाटर का मीन्स दैट वाटर का नीड नहीं है। ओके, वो वाटर डिपेंडेंट नहीं है, वाटर इंडिपेंडेंट है, वाटर से स्वतंत्र है, जल से स्वतंत्र है। और यही बहुत बड़ा विकासात्मक परिवर्तन है जिम्नोस्पर्म का। निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है उससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियो बनता है, जो कि अंततः एक अनावृत बीज यानी नेक्ड सीड बनाता है। वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लघु बीजाणु, ठीक है, परागकण से फिर मेल गमीटोफाइट बनाते हैं, फिर बृहद बीजाणु से फीमेल गमीटोफाइट। परागन क्या होता है, हवा द्वारा होता है, परागनली बनकर अंडाणु तक पहुंचती है। निषेचन जल स्वतंत्र होता है और जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण और अनावृत बीज बनता है। तो ये बिल्कुल एक प्रोसेस है किस प्रकार से होता है। अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। प्रमुख लक्षण की बात करें तो इन्हें आवृत बीजी पौधे यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। बीज फलों के भीतर सुरक्षित रहते हैं। ओके, पुष्प इनका जननांग है जिसमें परागकण और बीजांड स्थित होते हैं। निषेचन के बाद बीज फल के भीतर बनता है। विश्व की अधिकांश वनस्पति एंजियोस्पर्म की है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की यदि हम बात करें यानी कि आवृत बीजी पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, तो ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले पौधे हैं। इनमें बीज फलों के भीतर सुरक्षित रहता है। फूल जो है वो इनके जननांग होते हैं जिनमें कि पोलेन परागकण जिसे बोलते हैं और बीजांड ओव्यूल स्थित होते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है कि बीज बनता है और फल में एक तरह से सुरक्षित रहता है। चलिए आगे देखते थे कि वर्गीकरण बताया गया। बेसिकली एंजियोस्पर्म दो वर्गों में बांटे जाते हैं, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स जैसे धान, गेहूं, मक्का, और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स जैसे गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, आम हो गया। तो ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। भोजन, लकड़ी, औषधि, तंतु, ईंधन और पारिस्थितिक संतुलन के स्रोत है। ओके, वही यहाँ पर भी दिया हुआ है, वर्गीकरण के बारे में बताया है। एक बीजपत्री, मोनोकॉट, डाइकॉट, दोनों का एग्जाम्पल जो मैंने बताया ओके यहाँ पर दिया है। मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। भोजन, औषधि, चारा, ईंधन, लकड़ी, तंतु आदि प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर खाद्य तंत्र और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका ये कुछ वर्गीकरण दिया हुआ है और कुछ महत्व बताया गया है। चलिए संक्षिप्त तुलना, क्विक कंपैरिजन ऑफ मेजर ग्रुप्स, यानी जितने भी हमने 5 ग्रुप पढ़े, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सभी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए समूह दिया हुआ है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर प्रमुख अवस्था क्या है, प्रमुख अवस्था शैवाल का क्या है, गमीटोफाइट, ब्रायोफाइट का भी गमीटोफाइट, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट और एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट। अब जल पर निर्भरता किसका किसका है, शैवाल का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्रायोफाइट का भी ज़्यादा है, टेरिडोफाइट का आंशिक है, ओके, और जिम्नोस्पर्म का है ही नहीं और एंजियोस्पर्म का भी नहीं है। बीज की उपस्थिति की बात करें तो शैवाल में बीज नहीं होते हैं, ब्रायोफाइट में भी बीज नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट में भी बीज नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं लेकिन वो ढके हुए नहीं होते यानी अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं और वो ढके हुए भी होते हैं। सभी का उदाहरण भी दिया हुआ है। शैवाल की बात करें तो स्पाइरोगाइरा और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं शैवाल के। ब्रायोफाइट की बात करें तो उसमें आ जाता है फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइट की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। और फिर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें आ जाता है शाइकस। और फिर एंजियोस्पर्म की बात करें जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड है उसमें आता है मैंगो। ओके, तो ये जस्ट एक तरह से लास्ट में सारे जो इतने भी हमने ग्रुप पढ़ा उसका एक तरह का रिवीजन है ये। जैसे जैसे यानी कि ये तालिका जब हम पूरे अध्याय को एक नज़र में हमें ये समझा देती है। जब हम ये तालिका पढ़ते हैं तो ये पूरा अध्याय जो हमने पढ़ा वो एक ही नज़र में समझा देती है। यानी कि जैसे जैसे हम शैवाल से एंजियोस्पर्म तक बढ़ते हैं हम देखते हैं कि पौधों में जल पर निर्भरता घटती जाती है और संरचनात्मक जटिलता बढ़ती जाती है। बीज और फल का विकास पौधों की विकास यात्रा की चरम बिंदु है। ओके,
चलिए आगे आते हैं समापन बिंदु की बात करें तो पौधों के विकास क्रम में सरल से जटिल रूपों की प्रगति देखी जाती है। शैवाल से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। ठीक है, यही विकास रेखा है। जल पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त होती गई। बीज व फल का विकास पौधों की उन्नति का प्रतीक है। एंजियोस्पर्म आज पृथ्वी पर सर्वाधिक सफल पौधों का समूह है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, एक जब वो समापन बिंदु में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह अध्याय बेसिकली हमें सिखाता है कि पौधों का विकास क्रम निरंतर प्रगति की एक कहानी है। सबसे सरल रूप शैवाल से लेकर सबसे उन्नत रूप एंजियोस्पर्म तक प्रकृति ने संरचना, पोषण और जनन के हर रूप में विविधता दी है। जल से स्वतंत्रता, बीजों की सुरक्षा और फूलों का विकास, तो ये सब पौधों की सफलता के प्रतीक है। और यही कारण है कि आज एंजियोस्पर्म पृथ्वी के सबसे सफल पौधों का समूह है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण, आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने अध्याय सारांश यानी वनस्पति जगत, ओके, समरी ऑफ द प्लांट किंगडम देखे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है समरी। ठीक है, तो फिर धन्यवाद।